रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। शुक्रिया उस माहौल का जिसने आगे बढ़ने का मौका दिया। शुक्रिया उस हिम्मत का जिसने बाधाओं को पार करना सिखाया। शुक्रिया जिंदगी में अपनी पहचान बना पाया। ऐसा ही कुछ सोचना है पंजाब यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल लुधियाना के असिस्टेंट प्रोफेसर टीके वशिष्ठ का, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे साथी जॉर्ज अब्राहम। आप भी तो सुनिए जिंदगी से क्या और किस तरह हासिल किया असिस्टेंट प्रोफेसर टीके वशिष्ठ ने। तरुण वशिष्ठ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप एकेडमिक्स में हैं, राइट? हाँ जी। तो आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के साथ कार्यरत हूँ और मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा हूँ जी। और मेरा डोमेन जो है वो मैनेजमेंट है, जिसे प्रबंधन हम कहते हैं जी। और जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। आप इस क्षेत्र में कब प्रवेश किया और इस क्षेत्र में रुचि कैसे हुआ आपका? हाँ जी, देखिए मेरी एक्चुअली जो मेरी MBA है मास्टर्स इन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो मेरी है ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ कैंपस से ही है जी। तो 2004 से 2006 तक मैंने अपना MBA किया और उसके तुरंत बाद हमारी जैसे प्लेसमेंट्स होती हैं तो कई कंपनीज ने मुझे सेलेक्ट किया, शॉर्टलिस्ट किया GDs के लिए, उनको मैंने क्लियर भी किया। उसके बाद फिर एक और भी चीज मेरे साथ अच्छी थी कि मेरे को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट था, टीचिंग में इंटरेस्ट था। मेरी प्रेजेंटेशन के ऊपर मुझे हमेशा ही टीचर अप्रिशिएट करते थे, तो फिर मैंने उसी यूनिवर्सिटी में 2006 से 2007 में PhD में स्टार्ट मैंने कर लिया। एंड मुझे जो सबसे पहला ऑफर मिला वो MIT यूनिवर्सिटी से मिला और ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए भी था कि 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे MBA के लिए रिजेक्ट किया था। फिर उसके 2-3 महीने बाद मैंने लवली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वहाँ मुझे हर 6 मंथ्स में उन्होंने मेरे को अप्रिसिएशन दिए थे और उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। तो आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी, बचपन के बारे में ये था कि एक बहुत अच्छी बात की मेरे ख्याल से मम्मी पापा को किसी ने शायद ये बताया था कि स्पेशल स्कूल्स होते हैं और वहाँ पे मुझे पढ़ा सकते हैं। तो मुझे ऐसा बताते हैं कि शायद मैंने रोना शुरू कर दिया कि जब मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं नॉर्मल स्कूल्स में तो मैं भी मतलब यहीं पढ़ूंगा। नॉर्मल स्कूल तो मेरे को नहीं पता था, बहुत छोटा था, तो मैं भी हरिद्वार में ही पढ़ूंगा, मैं देहरादून नहीं जाऊंगा। टीचर्स ने मम्मी पापा को ये बताया कि एक काम कीजिए, आप बच्चे को स्कूल भेजिए, ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाएगा तो अपने आप छोड़ देगा, रुचि नहीं आएगी। तो फिर मुझसे जब उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ए है, मैंने बिल्कुल पास में जाके मैंने देखा कि ये ए है या ये बी है। पढ़ना मैंने शुरू किया और मेरी पोजीशन शुरू में दिक्कत होती थी। देखिए लाइक जैसे मान लिया मुझे काम करने में प्रॉब्लम होती थी, जैसे मान लिया मुझे दिखाई नहीं देता था तो जो मेरे साथ के दोस्त होते थे मैं उनसे पूछता था कि क्या लिखा है, तो वो नॉइज होता था। काफी टीचर डांटते भी थे, उनको पता भी नहीं था कि वो मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैं किसी के घर कॉपी लेने के लिए गया क्योंकि मेरा काम छूट गया है तो बच्चे कहते थे कि नहीं देंगे, तू फाड़ देगा, तो मम्मी पापा साथ जाते थे। लेकिन 9th-10th के बाद अच्छा ये हो गया कि तब आपका खुद का अध्ययन जो है वो ज्यादा मायने रखता है और आप अपने हिसाब से अपने अपने दिमाग को यूज करके आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं पढ़ाई में जो अच्छा हुआ वो 9th-10th के बाद ही हुआ। फिर 12th के बाद मैंने BSc किया तो BSc में भी फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स को मैं समझ सकता था। मैं कुछ नहीं कर पाता तो साथ की जो टीम होती थी मेंबर्स वो लोग कर लेते थे, तो मुझे काफी अच्छे मार्क्स मिलते थे। इनफैक्ट मुझे एक्स्ट्रा टाइम मैंने नहीं लिया था तो उसका परिणाम ये हुआ कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट थे जिनमें ज्यादा लिखना था उनमें मेरे मार्क्स कुछ कम आए थे, लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में मेरे को डिस्टिंक्शन मिला था। नहीं, आपने मैथमेटिक्स और साइंस का जिक्र किया, तो आपने मैथ्स कैसे सीखा? सही बताऊं तो देखिए मुझे कई बार लगता है कि अगर मान लिया मैं किसी स्पेशल स्कूल में चला गया होता शायद बचपन में तो मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज ना कर पाता। मुझे कभी ये पता ही नहीं था और मैंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मली ब्रॉट अप किया और उससे हुआ क्या कि जब मैं घर जाता था तो मैं अपने आप चीजों को पास से देख के शायद ज्यादा अच्छा पढ़ पाता था। और बाकी जब जैसे सर ने कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो और आप उसके 90 डिग्री एंगल पे एक और लाइन ड्रॉ करो, तो क्या करते हो आप इमेजिन करने लग जाते हो। आप एक लाइन ऊपर ड्रॉ करते हो, एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हो, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं आप उनको अपने दिमाग में समझ लेते हो।
दूसरी बात ये होती है कि जैसे अलजेब्रा है आपका, या अरिथमेटिक है आपका, या आपका एनालिटिकल अलजेब्रा है, या रियल अलजेब्रा है, या रियल मैथमेटिक्स है, इन सब में आपकी जो फिगर्स होती हैं वो नहीं होती हैं। फिगर्स ज्यादातर होंगी आपकी ज्योमेट्री में या कुछ हद तक ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपके पास इतनी चॉइसेस होती हैं कि अगर आप लॉजिक समझ सकते हैं तो आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करके आप काफी सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो एक्चुअली ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ बना लेते हैं। तो आपने अपने जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब शुरू किया? देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। 2000 में जब मैं बीएससी कर रहा था तब मेरा भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो वो कंप्यूटर लेके आया था, और तब हम लोग उतने ज्यादा स्केप्टिकल थे कि मैं कर पाऊंगा यूज कि नहीं कर पाऊंगा कंप्यूटर को। लेकिन मुझे हर एक चीज को थोड़ा सा देखने का क्यूरियोसिटी होता है। तो जब मैंने कंप्यूटर को देखा, मैंने इसको करना शुरू किया तो मुझे अच्छा लगा। जब हम लोग कभी देहरादून गए थे तो वहाँ पे NIVS से मुझे पता लगा कि कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। तो आपका जो एकेडमिक जिंदगी के बाहर आप क्या करते हैं? कविताएं लिखता हूँ हिंदी में, उर्दू में। मैंने काफी इसके ऊपर प्राइज लिए हैं। प्लस मैंने प्रभाकर यानी कि ग्रेजुएशन किया है वायलिन में, और सीनियर डिप्लोमा मैंने लिया है वोकल म्यूजिक में। तो किस विषय पे आप कविता लिखते हो? कविताएं तो मैं काफी विषयों पे लिखता हूँ। तो कुछ कविता का कुछ मिसाल आप पेश करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में हो, देख लेंगे जोर कितना भी किसी काफिर में हो। भाई ने भाई को मारा दुश्मनी की आग में, अपनी ही बहनों की असमत को मिलाया खाक में। थक चुके अब बहुत लड़ते आए कौमी जंग में, खून की होली है खेली सियासत के रंग से। जज्बाए इंसानियत हारेगा दोनों हाल में, आशिया उजड़े खुदा का या समर मंदिर में हो। और आंधियां आने दो, ले जाने दो कल का हर सुराख। गुड, थैंक यू सर। टी.के. वशिष्ठ की बातें सुनकर यही एहसास होता है कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई बाधा, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती जिसे पार नहीं किया जा सकता है। बाय द वे, इसी 23 नवंबर को उनकी शादी हो रही है। उनके सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं नरेन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आई वे। ये है रोशनी का कारवां। अधिक जानकारी के लिए हमारे आई वे हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। आने वाला जाने वाला है, आने वाला जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। कुछ लोगों का बायोडेटा इतना इम्प्रेसिव होता है कि आप दंग रह जाएं। आज एक ऐसे ही बायोडेटा के साथ हाजिर हैं हम। इन्होंने कई ऐसी मैराथन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया जिसमें मामूली दमखम वाले हिस्सा लेने की सोचते भी नहीं है। 2 लैंड स्पीड रिकॉर्ड अपने नाम लिखवाए, यानी जमीन पर चलने वाली व्हीकल द्वारा हाईएस्ट स्पीड का रिकॉर्ड। 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की, बंजी जंपिंग की, वो भी उस ब्रिज से जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिजों में से एक है। 39 किलोमीटर की साइकिलिंग सोलो और 2011 ABSA केप एपिक की रेस पूरी की, जिसे माउंटेन बाइकिंग में वही सम्मान प्राप्त है जो अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग कंपटीशन में टूर डे फ्रांस को हासिल है। इन्होंने हांगकांग आयरन मैन कॉम्पिटिशन 2006 में हिस्सा लिया और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में एक बाइसिकल से 180 किलोमीटर की साइकिलिंग की, सफलतापूर्वक माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग की। 1998 में भारत में हुए वर्ल्ड कप की एक टीम में ये भी थे। अभी हाल ही में ये मुंबई में थे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में। वहां पर टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को जीने का अंदाज सिखा रहे थे, कुछ इस तरह से। लोगों के लिए स्वाभाविक है कि वो अपनी असफलताओं के लिए अपनी उन कमियों को जिम्मेवार ठहराते हैं जिन्हें वो बदल नहीं सकते। मैं जन्म से दृष्टिहीन था। कई वर्षों तक ईश्वर से
सृष्टि से मेरी लड़ाई चलती रही। जब मैंने केपटाउन से रियो डी जेनेरियो की 28 दिनों की नौका यात्रा शुरू की, तब मेरे साथ थे 2 दृष्टिहीन साथी और एक स्किपर जो सुन नहीं सकता था। इस यात्रा के दौरान ही पहली बार एहसास हुआ कि सृष्टि कितनी बड़ी, कितनी खूबसूरत है और मैं उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भरूं। तभी मैंने फैसला किया कि जीवन पूरी तरह जीने के लिए है। तभी मैंने अपने आप को हीन समझना छोड़ दिया और छोड़ दिया दोष देना दुनिया को इस बात के लिए कि मैं देख नहीं सकता। अब इस कमाल के बंदे का नाम भी बता दें। ये शख्स हैं केप टाउन, साउथ अफ्रीका के हाइनरिक वैगनर। 2004 में इन्होंने विजन ट्री नामक एक संस्था शुरू की जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों को भरपूर जिंदगी जीने में मदद करती है। हाइनरिक वैगनर यही सीख देते हैं कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने में जुटे रहे तो सफलता जरूर मिलती है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जब मीटिंग रूम में लो विजन और विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति भी हों तो लाइटिंग की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसी मीटिंग रूम की बात थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स अनलेस यू आर विजुअली इंपेयर्ड। मान लीजिए अगर आपको ऐसी ही मीटिंग में इलस्ट्रेशंस और प्रेजेंटेशंस भी दिखाने हैं और आप ये भी चाहते हैं कि मीटिंग रूम में मौजूद दृष्टिहीन व्यक्ति भी आसानी से आपकी बात समझ सकें, तो सिर्फ शब्दों में किसी तस्वीर, इलस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन को बयान करना और समझाना मुश्किल काम तो है, पर अगर आप स्क्रीन या व्हाइट बोर्ड पर दिखाई जा रही तस्वीरों को केयरफुली चोजन डिस्क्रिप्टिव शब्दों में बयान करें तो विजुअली इंपेयर्ड व्यक्ति को समझने में आसानी होगी। शब्द ऐसे कि कोई दृष्टिवान व्यक्ति भी आंख बंद करके सुने तो विजुअल इमेज बना सके। लो विजन वाले या दृष्टिहीन व्यक्ति प्रेजेंटर को देख नहीं पाते हैं, इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आपके शब्द लाउड और क्लियर होने चाहिए और दूसरी बात ये कि आपके शब्द ऐसे हों जो समझने में आसान हो। आप कोशिश करें तो प्रेजेंटेशन का ये तरीका सीख सकते हैं। अगर सीख लिया तो इससे जिंदगी में कई और एरियाज में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आ सकता है। पेश है आईवे की एसएमएस अलर्ट सेवा जो आपको देती रहेगी नियमित रूप से हर अहम जानकारी फ्री। रजिस्टर करने के लिए एसएमएस करें ऑन स्पेस आईवे न्यूज और भेज दें 9870807070 पर। और अब बारी है हमारे 8वें एपिसोड में पूछे गए सवाल के लकी विजेता का नाम बताने की। 8वें एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो म्यूजिक डायरेक्टर कौन हैं जो दृष्टिहीन हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्र जैन। सही जवाब भेजकर आज के हमारे लकी विजेता बने हैं जमशेदपुर के दिलीप कुमार तांती। दिलीप कुमार जी, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक। आपका इनाम जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। और अब नोट कीजिए हमारा आज का सवाल। मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में लो विजन वाले व्यक्तियों के लिए इनमें से क्या अति आवश्यक है? सवाल एक बार फिर सुनिए। मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में लो विजन वाले व्यक्तियों के लिए इनमें से क्या अति आवश्यक है? ऑप्शन ए, लाइटिंग की उचित व्यवस्था। ऑप्शन बी, खाने पीने की व्यवस्था। या ऑप्शन सी, एस्कॉर्ट्स की व्यवस्था। अपना जवाब नाम पते के साथ हमें 5 दिनों के अंदर इस नंबर पर एसएमएस कर दें। एसएमएस के लिए हमारा नंबर है 9968329329 यानी 9968329329। आप हमें अपना जवाब ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org radio@EYEWAY.org। लकी विजेता को मिलेगा हमारी ओर से एक उपहार। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी, ये है रोशनी का कारवां।